गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जो कि है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो अगर हम बात करें, जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो सीड है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसका फॉर्मेशन होता है। ए फ्यू flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. कुछ प्लांट, जैसे अगर हम कुछ प्लांट की बात करें जो कि एस्टेरेसी एंड ग्रासेस के स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा स्पेशल मैकेनिज़्म अपने अंदर डेवलप किया है कि उसमें सीड का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना बीज का निर्माण होगा। इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो याद रखना, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं कि अगर सीड का प्रोडक्शन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। व्हाट इज़ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ फ्रूट प्रोडक्शन। जैसे अगर इसके द्वारा अगर सीड बन रहा है, तो सीड अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो उसको हम एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। तो इस तरह अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो उस फ्रूट को हम बोलेंगे एपोमिक्टिक फ्रूट। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। समझ में क्या आया आपको? कि इसका मतलब ये है कि जो एपोमिक्सिस है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो कि मिमिक करता है। मिमिक मतलब होता है नकल करना, नकल करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। There are several ways of development of apomictic seed। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे एपोमिक्टिक सीड का प्रोडक्शन किया जा सकता है। In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division। reduction division का मतलब होता है without meiosis, मतलब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के बिना बात हो रही है। And develops into the embryo without fertilization। कुछ स्पीशीज़ में एपोमिक्सिस किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जो डिप्लॉयड एग सेल होती है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है? बिना रिडक्शन डिवीज़न के। मतलब जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस उसके अंदर होता ही नहीं है, और वही क्या करती है? डिप्लॉयड एग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है? देन नेक्स्ट फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे नर युग्मक के साथ भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो varieties, some of nuclear cell surrounding embryo sac start dividing, protrude into embryo sac and develop into embryo। जो आम और कुछ नींबू, मतलब सिट्रस, नींबू, संतरा, उसमें सब कुछ आ जाएंगे। तो उसकी जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें कुछ न्यूक्लियर सेल जो सराउंड करते हैं, मतलब जो घेरे रहते हैं एम्ब्रियो सैक को, वो स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना। मतलब जो न्यूक्लियर सेल होती है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, और इस तरह से वो जिस एम्ब्रियो सैक को वो घेरे हुए है वो उसके अंदर घुसाती है। प्रोट्रूड मतलब उसके अंदर घुसाती है और डेवलप कर जाती है एज ए एम्ब्रियो में। तो ऐसा मैकेनिज्म किस में होता है? आम में होता है और सिट्रस में होता है। मतलब सिट्रस में आप मौसम्बी, संतरा, नींबू, ये सारे आएंगे। इन सच स्पीशीज़ ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज। ऐसे स्पीशीज़ में हर जो ओव्यूल होता है वो कंटेन करता है मेनी एम्ब्रियोज को। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज़ रिफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब पॉली एम्ब्रियोनी का देखो, पॉली मतलब होता है बहुत, और एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। तो एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो हैं तो उसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज़ रिफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। अब इतना जो कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैं अपने नोट्स के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, एनसीईआरटी में उसको कम्प्लीटली तरीके से बहुत ज़्यादा समझा के नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने अरिहंत की बुक का यूज़ किया है और इस नोट्स को उसके
बुक के द्वारा ही मैंने प्रिपेयर किया है। उम्मीद है कि आपको अब एपोमिक्सिस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जितना भी हो सके स्टार लगा लेना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक आपने एपोमिक्सिस के बारे में क्या समझा? एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, मैं उसी बात को आपको बता रही हूँ। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में सिनगैमी अथवा मियोसिस नहीं होते हैं। पौधे के जीवन चक्र में क्या होता है? सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन अथवा मियोसिस नहीं होते हैं, तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। मतलब विंकलर ने 1908, नामक वैज्ञानिक नहीं होगा, विंकलर ने इसकी खोज 1908 में की थी। एपोमिक्सिस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। मतलब ये एपोमिक्सिस की क्रिया हम मुख्य रूप से 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो इसमें बीज कैसे बनेगा? आपने देखा होगा कि अगर आप गुलाब या जो हिबिस्कस होता है उसके अगर आप एक पतले से तने को केवल ऊपर से छिलके मिट्टी में अगर आप उसको गाड़ दोगे तो क्या होगा? उससे एक वैसा ही हिबिस्कस का या रोज़ के पौधे का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसमें किसी भी तरह के सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है, कलिका मतलब बर्ड, जो कि एक तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है, एक नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गन्ना, आलू आदि। अब दूसरा, एपोमिक्सिस का दूसरा प्रकार क्या है? एगैमोस्पर्मी, मतलब अनिषेक बीजता। अ मतलब होता है अनिषेक, मतलब बिना निषेचन के अगर बीज उत्पन्न हो, तो एक्चुअल में इसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस का जो राइट टाइप है वो। जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है तो इसे एगैमोस्पर्मी कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा तो होता है, परंतु बीज के बनने में सिनगैमी एवं मियोसिस नहीं होते हैं। समझ में क्या आया आपको कि जो एगैमोस्पर्मी होता है उसमें लैंगिक जनन की अनुपस्थिति होती है, मतलब उसमें लैंगिक जनन आपका नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार के प्रजनन में सीड तो बनते हैं, परंतु सीड बनने में सिनगैमी या मियोसिस नहीं होता है। अब ये कैसे कैसे होता है एगैमोस्पर्मी, इसको समझाने के लिए इसको और भी अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो जो एगैमोस्पर्मी होता है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला क्या है? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। अब एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी किस तरह से होता है? बीज के निर्माण में न्यूसीलस अथवा इंटेगुमेंट की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करती हैं। बीज के निर्माण में जो सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके निर्माण में न्यूसीलस अथवा इंटेगुमेंट की कुछ कोशिकाएं विभाजन करती हैं, डिवाइड करती हैं और डेवलप हो जाती हैं भ्रूण में। इस प्रकार उत्पन्न भ्रूण में सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं। क्योंकि न्यूसीलस और इंटेगुमेंट तो ऑलरेडी क्या है? डिप्लॉयड ही हैं। तो वही कोशिकाएं जब डिवाइड करती हैं और डेवलप करती हैं भ्रूण में, तो जो उत्पन्न जो भ्रूण हुआ है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होगा और वो भी क्या होगा? डिप्लॉयड ही होगा। तो इस तरह का एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है सिट्रस एंड मैंगीफेरा इंडिका में। डिप्लोस्पोरी कैसे होता है? बीज निर्माण में जो मेगास्पोर मदर सेल होती है से बिना मियोसिस के, मतलब यहाँ पे मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और एम्ब्रियो सैक बन जाता है, भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। क्योंकि इस निर्माण में मियोसिस नहीं होता है, अतः सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं। जब हम मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस करते हैं तो हमें हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एग सेल बोलते हैं। अब उस एग सेल में क्या होता है? मेल गैमेट आके उसके साथ फ्यूज़ करता है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। लेकिन अगर हम मेगास्पोर मदर सेल को हैप्लॉयड होने ही न दें, मतलब उसमें मियोसिस डिवीज़न हम होने ही ना दें, तो वो ऑलरेडी डिप्लॉयड ही रहेगा और वही वृद्धि करके क्या बना दे?
जाइगोट का फॉर्मेशन कर दें। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस एंड इंटेगुमेंट की जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही थी, डेवलप कर रही थी और भ्रूण का फॉर्मेशन कर रही थी। इसका एग्जांपल है सिट्रस एंड मैंगीफेरा इंडिका। डिप्लोस्पोरी में क्या हो रहा है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस नहीं हो रहा है, तो मियोसिस नहीं होने से जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड ही होता है, उसकी प्रत्येक कोशिका डिप्लॉयड होती है, तो जो सीड होता है वो भी डिप्लॉयड ही बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, इसकी खोज रोजनबर्ग द्वारा की गई थी 1907 में। इसमें न्यूक्लियस की कोई कोशिका एक ऐसे एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। मतलब ये केवल एपोस्पोरी केवल डिनोट करता है कि न्यूक्लियस की कुछ कोशिका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड डेवलप कर जाएंगी एम्ब्रियो में। ठीक है, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे उसको पूरा एज ए लिखा हुआ है एज ए शॉर्ट फॉर्म में कि जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, अब जो एपोमिक्सिस है उसको हम दो तरह से बांट सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एगैमोस्पर्मी। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसका मतलब होता है कायिक प्रजनन। जो एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है, अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बीज का निर्माण नहीं होता है, इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो एगैमोस्पर्मी है इसमें सीड अर्थात बीज का निर्माण होता है, लेकिन निषेचन दैट मीन्स सिनगैमी या मियोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जो एगैमोस्पर्मी होती है फिर उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन प्रकार में कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, जब न्यूक्लियस एंड इंटेगुमेंट की सेल्स क्या करें, डिवाइड करें और वृद्धि करके क्या बना दें, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दें, तो उसको हम बोलेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। इसका एग्जांपल ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है सिट्रस एंड मैंगो में। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें रिडक्शन डिवीज़न ही ना हो और वो डेवलप कर जाए जाइगोट एंड दियर आफ्टर एम्ब्रियो में। और एपोस्पोरी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करे और फिर डेवलप कर जाए एज ए एम्ब्रियो में, तो उसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी। तो इसका एग्जांपल मतलब इसका जो खोज है वो रोजनबर्ग के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो का उत्पन्न होना पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता कहलाता है। पॉली एम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने, अच्छा, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने बहुत सारी मतलब बहुत कुछ की खोज की है। आपको पता होगा कि जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ही थे। बैक्टीरिया के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ही थे। सन 1791 में संतरे में की थी, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी की खोज भी एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी, किसमें, संतरे में, ऑरेंज में की थी। पॉली एम्ब्रियोनी अब ये कई प्रकार का होता है। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है, भ्रूण। तो बहुत सारे भ्रूण अगर एक ही बीज में उपस्थित है, नॉर्मली क्या होता है एक बीज में केवल एक भ्रूण उपस्थित होता है, लेकिन अगर एक बीज में एक सीड में, वैसे जब मैंने आपको सीड का डाइसेक्शन करके दिखाया था तो मैंने उसमें दिखाया था एक सीड में केवल एक ही भ्रूण होता है, लेकिन अगर एक सीड में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित हो तो उसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, तो जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है वो कितने टाइप का होता है, पहला है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। बीजांड में जो ओव्यूल होता है उसमें अगर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक हो, मतलब जो ओव्यूल है उसमें अगर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक ही हो और प्रत्येक में निषेचन के बाद क्या हो, अनेक जाइगोट बनते हैं, तो जिससे क्या होता है प्रत्येक में अनेक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर एक आपका ओव्यूल है और एक ओव्यूल में अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक है, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक है तो प्रत्येक में क्या होगा, एक सेल भी होगा और प्रत्येक एक सेल से क्या होगा, मेल गैमेट आएगा और इससे आगे फर्टिलाइजेशन शो करेगा। तो क्या होगा, एक से ज़्यादा, एक ही ओव्यूल में एक से ज़्यादा
भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका, मतलब सरसों में इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप पॉली एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है कि इसमें एक से अधिक पॉलन ट्यूब बीजांड में जाते हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिकाओं से संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार बने डिप्लॉयड सेल से भी भ्रूण बनता है, जैसे पोआ एलियम। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक मौजूद होता है और आपको पता है यहाँ पे सिनर्जिड, यहाँ पे एक्सेल होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक ही पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच पाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब आ जाए, तो उनसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेल गैमेट का इसके अंदर डिस्चार्ज होगा। और जो मेल गैमेट होता है, कोई एक सेल के साथ जाके फ्यूज़ कर जाए, कोई सिनर्जिड के साथ जाके फ्यूज़ कर जाए, पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो फ्यूज़ करते ही हैं, कोई एंटीपोडल के प्रत्येक सेल के साथ जाके फ्यूज़ कर जाए, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक में एक से ज़्यादा भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एग्जाम्पल है पोआ एलियम। द नेक्स्ट पॉली एम्ब्रियोनी का टाइप है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है, जो युग्मनज होती है, जो जाइगोट होता है, वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है क्रोटेलेरिया। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, मैंने ही आपको पहले क्लास 10th में बताया था कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है कुछ इसी तरह से होता है कि जो जाइगोट होती है वो डिवाइड कर जाती है ट्विंस में 2, लेकिन ये चूँकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो युग्मनज है, जाइगोट है, वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक भाग से भ्रूण, दैट मीन्स एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल ऐसे क्रोटेलेरिया के प्लांट्स में आपको दिखने को मिलेगा। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, जहाँ पर भी एडवेंटेटिव शब्द का प्रयोग आएगा वहाँ पे न्यूसीलस और इंटेगुमेंट का यूज़ होगा। तो भ्रूण जो होता है वो न्यूसीलस अथवा इंटेगुमेंट की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है, नींबू, संतरा, आम। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि पॉली एम्ब्रियोनी के कितने टाइप्स होते हैं, सिंपल, मिक्स्ड, क्लीवेज एंड एडवेंटेटिव। सिंपल मतलब एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक ही हो तो एक से ज़्यादा एग होंगे, तो उन एग से क्या होगा, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक तो एक ही हो, लेकिन एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब की एंट्री हो जाए, जिसके ज़्यादा बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ मेल गैमेट की एंट्री हो जाती है इन ए सिंगल एम्ब्रियो सैक में। तो क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा वो सिनर्जिड, एंटीपोडल्स के साथ भी जाके फ्यूज़ करता रहेगा और एक से ज़्यादा जाइगोट का फॉर्मेशन, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। क्लीवेज में क्या होता है, जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, वो 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एडवेंटेटिव में क्या होता है, जो न्यूसीलस अथवा जो इंटेगुमेंट की कोशिकाएं होती हैं उसमें डिवीज़न होता है और आफ्टर डिवीज़न क्या होता है, प्रत्येक से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पार्थेनोकार्पी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बिना पॉलिनेशन व फर्टिलाइजेशन के फल का विकास, ये जो फल होते हैं वो सीडलेस होते हैं, दैट मीन्स इसमें जो बीज होते हैं वो नहीं बनते। मैंने आपको इसका एग्जांपल बनाना और ग्रेप्स बताया था। तो अगर आपको अपने घर में पार्थेनोकार्पी फ्रूट का फॉर्मेशन करना है, ऐसे फल का निर्माण करना है जिसमें कि बीज ना हो, तो आप कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। यदि पुष्पों की कली से, जब पुष्प कली अवस्था में रहेंगे तो पुष्पों की कली से पुंकेसरों को निकालकर, पुष्पों की कली से क्या करो, पुंकेसरों को निकाल दो और वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए। ऑक्सीन अगर आप उसमें छिड़क दो उसके ऊपर, वर्तिकाग्र दैट मीन्स स्टिग्मा के ऊपर, तब बीज रहित फल बन जाते हैं। तो जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। एपोगैमी क्या होता है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपोगैमी। तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के एग के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सिनर्जिड अथवा एंटीपोडल्स कोशिकाओं से भ्रूण के विकास को एपोगैमी कहते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल लिलियम होता है। तो मतलब क्या समझ में आया, अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में एक के अलावा किसी दूसरी कोशिका के साथ जो मेल गैमिट है, जैसे अगर सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल के साथ जाके अगर मेल गैमिट फ्यूज़ कर जाती है और उससे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं एपोगैमी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी मैं फिर से आपको एनसीईआरटी में लेकर जाती हूँ कि ये पॉलीएम्ब्रियोनी या एपोमिक्सिस का यूज़ क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी के हर एक लाइन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी में इसका यूज़ लिखा हुआ है जो कि आपको किसी दूसरे बुक में नहीं मिलेगा। तो हाइब्रिड जो वैराइटीज़ होती है ऑफ सेवरल hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated। जो आपने सुना होगा कि जो संकर प्रजातियाँ होती हैं वो हमारे भोजन और जो सब्जियां हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उनका कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब अच्छी मानी जाती है। आप हाइब्रिड आलू का सुना होगा, आपने संकर टमाटर सुना होगा कि जब आप टमाटर खरीदने जाते हो ना तो जो दुकानदार होते हैं वो बोलते हैं कि ये हाइब्रिड है, ये देसी है। तो इस तरह से जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो जल्दी सड़ती भी नहीं है, काफ़ी टाइम तक वो मतलब उसको हम ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हिष्ट पुष्ट भी होती है। Cultivation of hybrids are tremendously increased productivity। अगर हम हाइब्रिड का कल्टीवेशन करें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है फूड की, मतलब जो जितना हमको फूड मिलता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर हमारे पास 1 एकड़ खेत है और 1 एकड़ खेत से अगर हम मान लो कि हमें एज्यूम कर लो कि 50 टन गेहूं का प्रोडक्शन होता है 1 एकड़ से, लेकिन अगर हम वहाँ पे अपने हाइब्रिड को बोना शुरू कर दें तो वो 50 टन से अगर हमें मान लो 150 टन का फॉर्मेशन अगर होने लगे, तो ऐसा होता है जब हम हाइब्रिड वैरायटी का कल्टीवेशन करते हैं तो ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड हो जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड is that hybrid seed have to be produced every year। एक प्रॉब्लम है हाइब्रिड के साथ कि हाइब्रिड सीड को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हर साल उसको प्रोड्यूस हमें करना पड़ेगा। इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, अगर हम जो हाइब्रिड सीड है उसको कलेक्ट करके उसको अगर हम बोए तो जो प्लांट्स है the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters। जो सीड है अगर हम उसको बोना शुरू कर दें जो कि हमें प्लांट्स के हाइब्रिड प्लांट्स के द्वारा ही मिली हैं, तो हमें बिल्कुल वैसा प्लांट नहीं मिलेगा जैसा कि वो हाइब्रिड प्लांट है। कुछ ना कुछ उसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएंगे। ये मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी लिखा हुआ है जो कि आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली and hence the cost of hybrid seed become too expensive for farmers। जो प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड सीड का वो बहुत कॉस्टली होता है, वो नॉर्मली किसी फार्मर के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो साइंटिस्ट करते हैं और इसके लिए क्या होता है वो बहुत कॉस्टली हो जाता है और बिकम टू एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, लेकिन अगर इन हाइब्रिड को हम एपोमिक्टिक टेक्निक का यूज़ करते हुए बनाएं तब there is no segregation of characters in the haploid progeny। तो यहाँ पे जो segregation होता है कैरेक्टर्स का haploid progeny में वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है ना कि जो एपोमिक्सिस है वो एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब कोई भी प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है तो वो बिल्कुल क्लोन होती है। Then the farmers can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seed every year। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and transfer apomictic gene into hybrid varieties। हाइब्रिड सीड्स के द्वारा
अगर हम हाइब्रिड सीड को कैसे उत्पन्न करें, एपोमेक्टिक टेक्निक का यूज़ करते हुए, या अगर हम हाइब्रिड वैरायटी में एपोमेक्टिक जीन का ट्रांसफ़र कर दें। तो एपोमेक्टिक जीन का जब हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो भी सीड अब उत्पन्न होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट मियोसिस के उत्पन्न होगा। तो इसलिए देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर का सेग्रीगेट नहीं होगा। जैसा पेरेंट प्लांट है बिल्कुल हूबहू वैसा ही डॉटर प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेकेंड चैप्टर समझ में आया होगा। और आपको मैं एक होमवर्क ये देती हूँ कि एनसीईआरटी के लास्ट में समरी लिखी होती है कि आपने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और इस समरी को अपने कॉपी में आप ज़रूर लिखना। आज का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको ऐसे होमवर्क आज देना चाहती हूँ और इसका आंसर आप ज़रूर अपने कॉपी में लिखना और मुझे भेजना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इन सब में आपको अंतर करना है कि हाइपोकॉटिल एंड एपिकॉटिल में क्या डिफरेंस होता है। सिलोप्टाइल एंड कोलियोराइजा में आप पहले ही कर चुके हो तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटेगुमेंट एंड टेस्टा में क्या डिफरेंस है और पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में क्या डिफरेंस है। तो इन सारे डिफरेंसेस को आप लिखना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू।